हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। बीएससी फिजिक्स में जो है वेव्स एंड ऑप्टिक्स में हम आज टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं ये रहेगा कंप्लीटली ऑन द वेव इक्वेशन। वेव होती क्या है और वेव इक्वेशन जो है हम किसी स्ट्रिंग के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या उसका कंप्लीट डेरिवेशन रहेगा, ये हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले कि हम वेव इक्वेशन के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करें, पहले बेसिक सा समझ लें वेव होती क्या है। तो वेव एक टाइप की डिस्टरबेंस होती है जो किसी मटेरियल मीडियम में ट्रेवल करती है। तो जब भी ये ट्रेवल करती है ये अपने साथ साथ जो है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो दैट इज वेव। वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस that travels through a material medium and during its propagation energy gets transferred from one point to another point। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेव्स के पढ़ते हो, जैसे सिंपली अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो उस ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं वेव्स के टाइप्स पे। किसी को वो चीजें समझनी हो तो वो अलग से बता दें, उसके लिए अलग से एक लेक्चर अपलोड कर देंगे। हालांकि वो बहुत सी बेसिक चीजें हैं, आपको ऑलरेडी वो आती होंगी। तो आज जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये रहेगा वेव इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली है और उस स्ट्रिंग को इस पॉइंट से जर्क किया है और ये एंड जो है इसका फिक्स है। तो यहाँ से जर्क देंगे तो वेव कुछ इस फॉर्म में ट्रेवल होगी। और हमें पता है कि जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग को जर्क देते हैं तो स्ट्रिंग में कौन सी वेव्स जो है डेवलप हो जाती हैं। तो वेव्स में इसमें डेवलप हो जाती हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी जो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं या मीडियम के जो पार्टिकल हैं दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इस टाइप की जो यहाँ पे वाइब्रेशन डेवलप हुई है इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसी के लिए जो है हम डेरिवेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारी कंसीडरेशन बड़ी सिंपल है, हमने कंसीडर की है एक यूनिफॉर्म स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो कंसीडर, थोड़ा सा पार्ट में इसका लिखूंगा, बाकी पार्ट आप खुद से लिख लें। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग हमने कंसीडर की है विद अ टेंशन टी। अब स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन जरूर होगी, तो वो टेंशन हमने कंसीडर कर ली विद अ टेंशन टी। हमने इस पॉइंट से इसको जर्क दिया है और जर्क देने के बाद जो वेव्स हमें दिखेंगी वो इस टाइप की वेव हमें दिखने वाली है, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है। तो अगर हम इसके लिए जो है वेव इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें इस स्ट्रिंग के एक छोटे से पोर्शन पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा सो दैट कि हमारे लिए कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाए। तो हम इस स्ट्रिंग को बहुत सारे नंबर ऑफ पार्ट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करने जा रहा हूं और उसी पे फोकस करके हम कंप्लीट वेव इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं एक छोटा सा, बहुत छोटी सी लेंथ dx का, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी लेंथ dx का एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन यहाँ पे हमने ये छोटा सा पोर्शन हमने स्ट्रिंग का कंसीडर कर लिया। ये पोर्शन आप यहाँ पे भी ले सकते हो, इस पोर्शन में भी ले सकते हो, जहां आपका मन करे वहां पे आप कंसीडर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, तो हमने यहाँ पे टू फाइंड वेव इक्वेशन वी कंसीडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ लेंथ dx। तो इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ मैंने ले ली dx। तो इसको मैं आपको यहाँ पे साइड में भी बना के दिखा देता हूं। ओनली अब हम इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट जिसकी लेंथ dx है इस पे फोकस करने वाले हैं। तो ये एलिमेंट्री पोर्शन कुछ इस तरह का है। एलिमेंट्री पोर्शन हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि अगर देखिए अगर हम फुल लेंथ लेते हैं तो एक कर्वेचर बनेगा, तो उस कर्वेचर के लिए जो है इक्वेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे सो दैट कि हमारे लिए वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे। तो इस छोटे से पोर्शन की लेंथ हमने ली है dx। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो है यहाँ पे अगर टेंशन हम शो करें तो इस पोर्शन पर टेंशन इस डायरेक्शन में t और स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है तो इस डायरेक्शन में टेंशन रहेगी t। अब
एंगल अगर देखें तो इस टेंशन जो इस तरफ हमने दिखाई है टेंशन टी, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल हमने मान लिया थीटा, और इस वाली टेंशन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमने मान लिया थीटा प्लस डी थीटा। और ये जो हमने छोटी सी लेंथ dx कंसीडर की है, अगर ओरिजिन से इसकी पोजीशन हम देखें तो यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस हमने मान ली x, और ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली x प्लस dx, सो दैट कि अगर छोटे से पोर्शन की लेंथ आपसे पूछी जाए तो x प्लस dx माइनस x कितना बचेगा, dx जो हमने कंसीडर किया है। अब इस टेंशन को जो है हम कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले इस वाले पोर्शन पे देखें तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट t cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट t sin थीटा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट t cos थीटा प्लस d थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट t sin थीटा प्लस d थीटा। तो यहाँ पे हमने टेंशन जो है शो की है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर किसी को ये पोर्शन समझने में दिक्कत हो तो बता देना, या मैं एक बार फिर से जो है ये डायग्राम थोड़ा नीचे लार्जर उसमें ड्रॉ कर लूंगा, सो दैट कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट द टेंशन एट टू एंड्स बी टी, वो हमने टी मान ली। फिर द एंगल मेड बाय टेंशन, नाम दे देते हैं इस पॉइंट को एंड ए, इस एंड को नाम दे देते हैं एंड बी। द एंगल मेड बाय टेंशन एट पॉइंट ए एंड बी विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा रिस्पेक्टिवली। ये हमारी कंसिडरेशन है। फिर जो है हमने क्या किया, इस टेंशन को कंपोनेंट में डिवाइड किया है। देन लेट अस डिवाइड टेंशन एट एंड ए एंड बी इनटू कंपोनेंट्स, जो आपको ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दिए। एक बारी मैं फिर से वो पार्ट आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, थोड़ा सा लार्जर उसमें हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो ये हमने पोर्शन लिया है ए बी, जिसकी लेंथ है dx, ये पोर्शन ए बी। यहाँ पे टेंशन थी T इक्विलिब्रियम स्टेट पे, यहाँ पे टेंशन थी T। तो इस डायरेक्शन में एंगल बनेगा, ये हमने कंसिडर किया थीटा, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला जो है एंगल हमने कंसिडर किया थीटा प्लस डी थीटा। कंपोनेंट में डिवाइड किया तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा t cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर यहाँ को t sin थीटा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में t cos थीटा प्लस डी थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा t sin थीटा प्लस डी थीटा। तो ये हमने जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में टेंशन को डिवाइड कर दिया। अब अगर हम जो है नेट फोर्स लिखें अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो वो चीज यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, उसको नाम दे देते हैं एफ एक्स। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस में एक फोर्स इस तरफ को लग रही है t cos थीटा प्लस डी थीटा, और लोअर पोर्शन पे आप अगर फोकस करेंगे तो एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में t cos थीटा। तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, दैट इज t cos थीटा प्लस डी थीटा माइनस t cos थीटा। सिमिलरली नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग कौन सी नेट फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो एक है ऊपर की तरफ t sin थीटा प्लस डी थीटा, और एक है नीचे की तरफ t sin थीटा। तो नेट फोर्स डिनोट कर लेते हैं एफ वाई से, तो ये आ जाएगी t sin थीटा प्लस डी थीटा माइनस t sin थीटा। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताएं, दो कंपोनेंट यहाँ पे फोर्स के हमारे पास आ गए, एक एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरी है नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो इन दोनों कंपोनेंट में से फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो स्ट्रिंग के अप एंड डाउन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक्स कंपोनेंट तो ओनली
हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अप एंड डाउन मोशन के लिए कौन से वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज Fy। तो हम यहाँ पे जो है कंसिडर करके चलेंगे जो फोर्स का जो वाला कंपोनेंट स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मोशन करवा रहा है, उसी की वजह से ये ट्रांसवर्स वेव बनी है। तो यहाँ पे आप ये चीज जो है नोट डाउन कर लें कि क्यों हम ओनली y वाला कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। जस्ट होल्ड ऑन, ओनली कंपोनेंट Fy is responsible for up and down motion of स्ट्रिंग के अप एंड डाउन मोशन के लिए जो है ओनली Fy कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। मान लेते हैं लेट m इज द मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, जो हमने स्ट्रिंग का छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है उसका मास हमने मान लिया यहाँ पे m। लेट m इज द मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, जिसकी हमने लेंथ कितनी कंसिडर की है, ऑफ लेंथ, उस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ है dx, यानी dx लेंथ का जो हमने एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर किया है उसका मास कितना है m। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया ओनली कंपोनेंट Fy जो रिस्पॉन्सिबल है अप एंड डाउन मोशन के लिए, थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास को हमने यहाँ पे m बोला है, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम y वाला कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल टी स्क्वायर। वाई वी हैव टेकन पार्शियल डेरिवेटिव m इंटू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, m इंटू एक्सेलरेशन की जगह डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया है, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया है, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए लिया है बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t। y जो है x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है, क्योंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो हम यहाँ पे लेंगे इसको पार्शियल डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं लिख सकते। देयरफॉर Fy को हटा के हम लिख सकते हैं m इंटू a, दैट इज m इंटू कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल t स्क्वायर इक्वल टू t साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस t साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने जो एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया है बहुत छोटी लेंथ का कंसीडर किया है, तो ये जो एंगल बनेंगे थीटा और थीटा प्लस टी थीटा ये भी बहुत छोटे होंगे, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिंस एलिमेंट्री पोर्शन इज वेरी स्मॉल, सिंस एलिमेंट्री पोर्शन इज वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा विल बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे। और अगर ये एंगल बहुत छोटे छोटे हों तो एक चीज आप लिख सकते हो, दैट इज साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर एंगल बहुत छोटे हों तो हम ये वाली कंसीडरेशन लिख सकते हैं, ये ऑप्टिक्स में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। एंड साइन थीटा प्लस डी थीटा को हम नियरली इक्वल मान सकते हैं टेंजेंट थीटा प्लस डी थीटा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी हमारी, दैट इज m इंटू कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल टू t साइन थीटा प्लस डी थीटा को हटा के हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा प्लस डी थीटा माइनस t साइन थीटा को हटा के t टेंजेंट थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में दोनों जगह पे t कॉमन है तो t कॉमन निकाल लें, यह आ जाएगा m कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल टू, t कॉमन आएगा अंदर बचेगा
टेंजेंट थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब एक चीज थोड़ा सा आपको रफ वर्क यहां पे बता देता हूं। टेंजेंट थीटा हमें क्या बताता है? टेंजेंट थीटा हमें देता है गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। टेंजेंट का मतलब होता है इट गिव्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, कि कोई लाइन जो है हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर उठी हुई है ये हमें पता चलता है टेंजेंट थीटा। और इसी को जो है हम लिख सकते हैं dy ओवर dx। ये चीज भी आपने पढ़ी होगी, dy ओवर dx। अब यहाँ पे क्योंकि y फंक्शन है x और t का, तो dy ओवर dx की जगह हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? दैट इज कर्ल y ओवर कर्ल x। और किस पोजीशन पे? यह है x पे। सिमिलरली टेंजेंट थीटा प्लस डी थीटा क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट b, जो डायग्राम आपको ऊपर शो किया था a और b पॉइंट। वहां पे टेंजेंट थीटा प्लस डी थीटा हमें कौन से पॉइंट पर जो है टेंजेंट की स्लोप देगा? ये हमें देगा b पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ल y ओवर कर्ल x। और ओरिजिन से कितनी पोजीशन पर वो था? तो वो था x प्लस dx पोजीशन पर। तो टेंजेंट थीटा प्लस डी थीटा और टेंजेंट थीटा को हटाकर जो है हम ये चीज लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी m कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल t स्क्वायर इक्वल टू t कॉमन था बाहर रहेगा। टेंजेंट थीटा प्लस डी थीटा को हटा के हम लिख सकते हैं कर्ल y ओवर कर्ल x, और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट किस पोजीशन पर है ये? तो ये है x प्लस डी एक्स माइनस टेंजेंट थीटा का मतलब है कर्ल y ओवर कर्ल x। किस पॉइंट पर? a पॉइंट पर, और a पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पर ओरिजिन से? दैट इज x डिस्टेंस पर। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम सहारा लेने वाले हैं थोड़ा सा टेलर सीरीज का। तो आपको थोड़ा सा जो है हल्का सा रिमाइंड करवा दूं टेलर सीरीज क्या बोलती है। तो फ्रॉम टेलर सीरीज, थोड़ा सा ये आपको रफ वर्क करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि बुक्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। वहां पर डायरेक्ट जो है इसके बाद सॉल्यूशन लिखा गया है, इसका आंसर क्या होगा, वो कैसे आया आंसर, वो आपको बताने जा रहा हूं। तो टेलर सीरीज बोलती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच को अगर एक्सपेंड करना हो तो ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम एफ डैश एक्स प्लस सो ऑन। यहां पर एच क्या चीज होती है? एच होती है विड्थ। तो इसी को यूज करते हुए हमारे पास है यहाँ पे कर्ल y ओवर कर्ल x। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह हमारे पास है कर्ल y ओवर कर्ल x, और किस पॉइंट पर? x प्लस डी एक्स। तो इसको अगर टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा कर्ल y ओवर कर्ल x एट पॉइंट x प्लस h की जगह हमारे पास है विड्थ dx। तो dx इंटू एफ डैश एक्स का मतलब है गिवन फंक्शन की एक बार डिफरेंशिएशन। तो कर्ल y ओवर कर्ल x की एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा कर्ल स्क्वायर y ओवर कर्ल x स्क्वायर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। तो इसको हम जो है आगे निगलेक्ट करके चलेंगे। सिमिलरली कर्ल y ओवर कर्ल x पे अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस पॉइंट पर, x के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा कर्ल y ओवर कर्ल x पर प्लस, क्योंकि यहाँ पे विड्थ कुछ भी नहीं है, x प्लस 0 है, तो dx की जगह आ जाएगा 0 इंटू कर्ल स्क्वायर y ओवर कर्ल x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब इन दोनों को अगर आप आपस में माइनस करोगे, x प्लस dx में से कर्ल y ओवर कर्ल x एट x पे माइनस करोगे तो ये चीज आपस में कट जाएगी, ये पार्ट 0 हो गया। तो हमारे पास ओनली बचेगा ये वाला पोर्शन, ओनली ये पोर्शन। तो डायरेक्टली मैं लिखने जा रहा हूं देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, आई होप आपको क्लियर होगा, जो इक्वेशन नंबर 4 को हम सॉल्व करके टेलर सीरीज से जो रिजल्ट लिखने वाले हैं वो कैसे आया, वो चीज मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क करके बता दी। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा m कर्ल स्क्वायर y ओवर कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल टू, t बाहर ऐसे ही रहेगा, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचा ओनली इंटू कर्ल स्क्वायर y ओवर कर्ल x स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लीकेशन है dx का। तो हमारे पास बचा ओनली ये वाला पोर्शन। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मास को डेंसिटी की फॉर्म में हम लिखें तो मान लेते हैं लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग।
डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग। तो डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो मास हमने माना है एलिमेंट्री पोर्शन का m और उसकी लेंथ कितनी मानी है dx। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू dx। इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी m की जगह रो इंटू dx इंटू कर्ल स्क्वायर y ओवर कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल टू t इंटू कर्ल स्क्वायर y ओवर कर्ल x स्क्वायर इंटू dx। एक dx से dx कैंसिल और जो है हमारे पास यहाँ पे बचेगा, ये आ जाएगा रो अपॉन में t कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल t स्क्वायर इक्वल टू कर्ल स्क्वायर y ओवर कर्ल x स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई वेव इक्वेशन। अब इसी में थोड़ी सी कंसिडरेशन जो है आगे और की जाती है, वो है, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी मेक सम स्पेस। वो कंसिडरेशन ये है कि रो बाय टी इक्वल होता है 1 बाय सी स्क्वायर के। रो बाय टी इक्वल होता है 1 बाय सी स्क्वायर के। देयरफॉर इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर वाई ओवर कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर वाई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, विच इज द वेव इक्वेशन। तो इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। अगर सी स्क्वायर को पहली तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा कर्ल स्क्वायर वाई ओवर कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर वाई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है वेव इक्वेशन। अगर आप यहां तक भी सॉल्व करते हैं तो ये भी जो है इक्वली ट्रू है, और अगर आप यहां तक करते हैं तो ये आ जाता है हमारा कंप्लीट आंसर फॉर द वेव इक्वेशन। तो ये रही वेव इक्वेशन फॉर द ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो ये इक्वेशन आ गई वेव इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आई होप आपको जो है ये पूरा पॉइंट, पूरा डेरिवेशन क्लियर होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। पर्टिकुलरली अगर आपको वेव्स एंड ऑप्टिक्स में बीएससी के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपके लिए उस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।